Hi everyone, my name is Chandra and I am going to discuss my strategy and planning for defense exams. So in this video I am going to focus on Airman X Group. मैंने जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो थंबनेल है उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स के बारे में टैग कर रखा है, जैसे कि एनडीए, नेवी डिफेंस एग्ज़ाम्स और अदर जैसे कि एनए हो गया, एयरफोर्स एक्स ग्रुप। बट आज सिर्फ हम एक पर्टिकुलर चीज़ पर बात करने जा रहे हैं जो कि है एयरमैन एक्स ग्रुप। पहले तो आपने चैनल का नाम ही देख लिया होगा 22/7, जिससे आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा कि इस चैनल पर हम सिर्फ मैथ्स डिस्कस करेंगे, उसके अलावा फिज़िक्स या इंग्लिश अभी इन फ्यूचर नहीं देखने वाले हैं। एंड आई एम गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ, माई नेम इज़ चंद्रा एंड आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो मैथमेटिक्स पर रहेगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक डिफेंस बेस्ड चैनल है, ये डिफेंस एग्ज़ाम्स पर बेस्ड चैनल नहीं है। ये इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है और आने वाली जो वीडियोस होंगी वो क्लास 11-12 की होंगी, क्योंकि आप लोगों का 11-12 का बेस मुझे मजबूत कराना है। तो साथ ही साथ जो 11-12 के बच्चे हैं उनके पास भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एयरमैन एक्स ग्रुप के बारे में। तो पहले जान लेते हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप क्या है। तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप बेसिकली एक टेक्निकल जॉब है जो कि 12th पास कैंडिडेट्स को मिल जाती है। और एक बात मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूँगा कि ये सबसे इजी टू क्रैक एग्ज़ाम है। ठीक है, सबसे इजी टू क्रैक एग्ज़ाम अगर इंडिया में है इस टाइम पर, अगर मैं बोलूँ कि आप 12th पास में बहुत अच्छी जॉब एक डिफेंस में पाए, वो सबसे अच्छी जॉब अगर मैं बोलूँ तो यही है। ठीक है, लोगों के इसके उसमें कई सवाल होते हैं कि जैसे हम इसकी प्रिपरेशन कब करें, कैसे करें, क्या सिलेबस होता है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या सिलेक्शन होता है। तो जैसे कि कई क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, अपना प्रोसीजर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, प्रोसीजर हो गया, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लोगों के मन में रहता है कि क्या कैसे करना है। तो पहली बात तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कोई भी एग्ज़ाम जो हम दे रहे हैं उसका पैटर्न क्या है। ठीक है, इफ़ यू नो द पैटर्न वी कैन क्रैक इट ईजिली। ठीक है, अगर हमें पैटर्न ही नहीं पता है तो हम पहला स्टेप ही नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं एयरफोर्स एक्समैन का पैटर्न के बारे में। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास इस एग्ज़ाम में 3 सब ग्रुप्स होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, फिज़िक्स। और हर सब ग्रुप के लिए आपको 20 मिनट्स अलॉट होते हैं। इसके लिए 20 मिनट्स, इसके लिए 20 मिनट्स और इसके लिए 20 मिनट, मतलब पूरा जो टाइम ड्यूरेशन हो गया वो 60 मिनट्स का हो गया। ठीक है, आपको 60 मिनट में इतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इंग्लिश में 20 होते हैं, मैथ्स में 25 और फिज़िक्स में भी 25 होते हैं। अब आप ये चीज़ समझ लीजिए, ये 20 मिनट्स के जो टाइम ड्यूरेशन है ये सेपरेट टाइम ड्यूरेशन होते हैं। मतलब आपको मैथ करने के बाद थोड़ा सा टाइम मिलेगा, 10 से 5 मिनट का इंटरवल, उसके बाद फिर इंग्लिश मिलेगा, फिर ऐसे करके मतलब आपको एक साथ या मिसलीनियस नहीं होने वाला है। आपका मिसलीनियस एग्ज़ाम नहीं होगा, सेपरेट एग्ज़ाम होगा विद इंटरवल्स। ठीक है, तो 70 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं आपके पास करने के लिए। और अब मैं बात कर लेता हूँ कि क्या अपना कट ऑफ और क्या कैसे क्या होता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि मेरा कट ऑफ अच्छा आ जाए, ये अच्छा आ जाए ना, मार्क्स अच्छा आ गए तो अच्छी बात है। मैं आपको पहली बात बता दूं, अगर आपको पता हो तो 2018 में कट ऑफ 29 या 28 मार्क्स के आसपास थी। तो आप समझ सकते हैं 70 मार्क्स के पेपर में 29 to 28 मार्क्स की कट ऑफ, बहुत लो। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि डिफेंस को भी पता है कि थोड़ा बहुत पेपर अपनी तरफ से टफ बनाना चाहिए। अब इसमें वो क्या करता है कि आपको मैथ्स और फिजिक्स तो वो इतनी ज़्यादा पूछ नहीं सकता है। लोगों को पता होता है कि इंग्लिश तो बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वो इंग्लिश को टफ कर देते हैं, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से इंग्लिश पढ़ते हैं वो हमें ही पता है कि हम लोग पूरे साल से फिजिक्स केमिस्ट्री पर अपना ध्यान देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पर, और इंग्लिश को बिल्कुल दरकिनार रखते हैं। और जैसे ही हम लोगों का बस शुरू होने वाला होता है उससे पहले हम लोग समरी देख लेते हैं। ग्रामर तो हम लोगों की आती है, क्योंकि हमें पता है कि कहाँ पर इन, कहाँ पर ऑफ, कहाँ पर क्या यूज़ होना है, तो अपने आप से सूटेबली यूज़ कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है कि कट ऑफ इस साल का 2021 का कट ऑफ ऑलमोस्ट 42 से 43 मार्क्स के आसपास गया है। तो आप समझ सकते हैं इस साल कट ऑफ इतना हाई होने का सिर्फ एक ही जो है मकसद है, क्योंकि इस बार का क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो इसलिए इस कट ऑफ को थोड़ा सा हाई कर दिया गया है। बट आप अगर समझ लीजिए कि आप 20, अगर आपकी जो रेंज है 35 के आसपास है, तो आप
ईजिली सिलेक्टेड है, क्योंकि मेरे भी कई सारे ऐसे क्लासमेट्स थे जिनके 32 से 33 मार्क्स थे और वो अभी सिलेक्टेड हैं, इवन उनकी ट्रेनिंग भी हो चुकी है और वो 1 साल से काम कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि पहले तो मैं बता दूं कि अगर आपने बिल्कुल मस्ती की है 11th-12th में, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ही बेसिक से उठाऊंगा, क्योंकि मैं 11th से ही चीज़ों को शुरू करूंगा, एकदम बेसिक से, और बहुत जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। और ये एक 11th और 12th बेस्ड चैनल है, यहाँ पर सिर्फ 11th और 12th की मैथ डिस्कस होगी और एयरफोर्स की अदर क्लासेस इसी के साथ लगेंगी। अभी मैं बताना चाहूँगा कि मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है और मैं इसी साल से अपनी मास्टर्स की डिग्री भी शुरू करने वाला हूँ। तो इस वजह से क्या हो सकता है, कभी कभी वीडियोस में इरेगुलरिटी हो सकती है। और मैं क्या करने जा रहा हूँ, अगर आप एयरफोर्स के हैं या आप 11th-12th के बच्चे हैं, तो आप दोनों कंटेंट को एक साथ वॉच कर सकते हैं। उसके बाद सेपरेट कंटेंट आने लगेगा, चीज़ें वही होती हैं, बस थोड़ी सी ट्रिक्स के साथ होती हैं। तो 11th-12th वाले अगर ये बात सुन रहे हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो थोड़ी सी ट्रिक्स सीख सकते हैं। बट हाँ, इन ट्रिक्स को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं अपने पेपर्स में। जैसे कि आप कई सारे रूल्स हो गए, जैसे एल्स हॉस्पिटल रूल, इनको आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं अपने पेपर में, क्योंकि ये आपके में अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किए गए होंगे, तो आप लोग इन्हें नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि मैथ्स में क्या सिलेबस होता है, ठीक है। तो मैथ्स का सिलेबस, मैथ्स में बहुत सारे लोगों का सबसे गंदा जो चीज़ होता है वो ये होता है कि हम लोग हमेशा से क्या करते हैं कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11th, क्लास 12th, इवन क्लास 12th में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ते, बट उसका भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़ के आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री हमने इतनी बार पढ़ रखी होती है कि हमारी आदत पड़ गई होगी कि हम लोग हर बार शुरुआत ट्रिग्नोमेट्री से करें। तो बेसिकली हम लोग हमेशा जंप करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ, जो कि एक बहुत गलत मूव है। और या तो जो भी जितने भी डिफेंस एग्ज़ाम्स की या फिर अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, वो सबसे पहला अपना जंप लेते हैं यहाँ पर आकर, यहाँ से यहाँ तक इस पार्ट में, जिसे हम लोग कैलकुलस बोलते हैं। क्योंकि कैलकुलस का जो वेटेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 40% वेटेज, या मैं बोल लूँ 35 to 40% वेटेज कैलकुलस का होता है। तो वो लोग यहाँ पर जम करते हैं। बट आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आप वेटेज देख के मत भागिए। आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो आपको पता होगा कि वेटेज जितना भी है फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे कि मैं बात कर लूँ कैलकुलस में कई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले और फंक्शंस और उनके डोमेन्स यूज़ होते हैं। अब आपको अगर यही ढंग से नहीं पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, तो आप कैलकुलस में आगे नहीं प्रोसीड कर सकते हैं। इसका मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको आने चाहिए। बट आप फंक्शन आने के लिए आपको रिलेशंस भी पता होने चाहिए क्या होंगे, और रिलेशंस कैसे फॉर्म होते हैं वो हमें पता है कि वो सेट्स के थ्रू फॉर्म होते हैं। तो अगर आपको सेट नहीं आता है, तो अगर एक किताब की एक फॉर्मेशन बनी होती है जिस हिसाब से कि पहला सेट, देन रिलेशन, देन फंक्शन, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आप उस ऑर्डर को मत तोड़िए। बहुत सारे स्कूल्स के हिसाब से आप मत चलिए, क्योंकि स्कूल्स क्या करते हैं, स्कूल्स का काम होता है उन्हें अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होता है, इसलिए वो उन चीज़ों को पहले पिक करते हैं जो बच्चों को थोड़ा समझ में भी आए। बट आपको ऐसा नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, ठीक है। वरना अदरवाइज आपको डोमेन रेंज का कोई पता ही नहीं है और आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आ गए और आप शुरुआत ही कर दी है, बस आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज रट लिए, आपको ये नहीं पता कि ये होते क्या है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं सिलेबस में अपने पास क्या क्या है। तो सबसे पहली बात हमारे पास सिलेबस में है, पहला जो हमारा यूनिट है वो है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट मैं बोलूँगा, इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये मैं एयरफोर्स, आर्मी, नेवी SSR एंड अपना जो NDA NA है प्लस 11th-12th सारे बेसिस के हिसाब से पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कैटेगरी में से हैं तो आप सोचें कि नहीं इसमें से कुछ मुझे अलग पढ़ाऊँगा। मैं सब कुछ पढ़ाऊँगा। मैंने बोला ना, मैं बेसिक से शुरू करूँगा, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो पहला चैप्टर है हमारा रिलेशन, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लीनियर इनइक्वालिटीज, मैथमेटिकल इंडक्शन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, कार्टेशियन प्लेन, लीनियर स्ट्रेट लाइन्स, सर्कल्स, कोनिक सेक्शन, 3D, देन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। फिर आता है कैलकुलस का पोर्शन, जहाँ लिमिट से शुरू होता है डिफरेंशियल इक्वेशन तक। ये पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसका 35% to 40% वेटेज होता है एग्ज़ाम्स में। और अगर मैं बात कर लूँ यहाँ से, ये जो पोर्शन है जहाँ पर मैंने
येलो कलर थोड़ा सा मार्क किया हुआ है, लीनियर इनइक्वालिटी से बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर से लेकर आपका सीक्वेंस एंड सीरीज तक, ये होती है आपकी अलजेब्रा। तो अलजेब्रा का भी वेटेज काफ़ी होता है, ऑलमोस्ट 20% के आसपास अलजेब्रा का वेटेज रहता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट मैं कुछ चीज़ों के ऊपर क्रॉस करने जा रहा हूँ, अभी उन क्रॉस को भी समझ लेते क्या है। जैसे कि हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड अपना इधर से मैथमेटिकल इंडक्शन, इन चीज़ों के आगे मैंने क्रॉस मार्क किया है। अब क्रॉस का मतलब समझ लीजिए क्या है। ये जो चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग, ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका एनडीए या एनए में थोड़ा बहुत यूज़ होता है। अदरवाइज एयरमैन और नेवी एसएसआर में इनका कोई यूज़ नहीं है, आप इतना जान लीजिए, इनका कोई भी यूज़ नहीं है। ठीक है, तो हमारा इतना बड़ा सिलेबस है और हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट जो हमें एक चीज़ क्लियर करनी है वो होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव है सेट। तो मेरी पहली क्लास होगी सेट पर। तो आप लोग को जल्द से जल्द, मैं जितना जल्दी ट्राई करूँगा आज या फिर कल तक की आपकी क्लास आपको मिल जाएगी। इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको ये क्लास मैं अवेलेबल करा दूंगा सेट की, ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स की होगी। ऐसे कुछ 4 से 5 वीडियोस में सेट पूरा का पूरा हो जाएगा। और ये 11th-12th के लिए भी है। अगर आपका कोई छोटा भाई 11th-12th में है तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि इससे आपका काम हो जाएगा। इससे हो नहीं जाएगा, इससे आपका काम होगा ही। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम आपकी कुछ क्वेरीज होती है, जैसे जनरल क्वेरीज जिन्हें हम बोल रहे हैं। तो जैसे जनरल क्वेरी का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या एज है और कब हमें ये सब शुरू करना चाहिए। तो अगर हम एज की बात कर लें तो एज आपकी 17 to 21 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, मिनिमम 17 एंड मैक्सिमम 21। अगर आप इसके बीच में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ लोगों के लिए ये भी दिक्कत होती है कि वो पूछते हैं कि मैं 11th-12th में ये प्रिपरेशन को शुरू करूं या फिर इस प्रिपरेशन को मैं आफ्टर 12th शुरू करूं। तो 2 टाइप के यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, या 11th-12th के साथ में या 12th आफ्टर। तो बहुत अच्छी बात है अगर आपने 11th-12th के साथ ही तैयारी शुरू कर दी है, असली तरीका यही होता है। बट इसमें आपको कुछ ध्यान रखना है, आप इस पेपर को तभी अपेयर कर सकते हैं जब आपके मिनिमम बोर्ड के मार्क्स 50% इन ईच होंगे। हर सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स लेके ही आने हैं। तो इसका मतलब ये है आपको हर चीज़ पढ़नी होगी। अब आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लें कि मुझे एयरमैन का ही पेपर देना है तो एयरमैन की तैयारी करें और उसके चक्कर में आपका रिजल्ट बेकार हो जाए। आपका एयरमैन का तो पेपर निकलने की दूर हो जाएगी बात, क्योंकि आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर 50% मार्क्स नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आपको 11th पे ध्यान देना है और कुछ सप्लीमेंट्री बुक्स ले लेनी है जिनसे हमारा काम चलता रहे। कुछ सप्लीमेंट्स ले लेने हैं जिनसे हमारा काम चलता रहे, ठीक है, और उन्हें हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। हम बिल्कुल जंप करके उसमें ही नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर वहाँ पर हमें दिक्कत हो जाएगी। हमारा एकेडमिक सेक्शन तो ख़राब ही होगा, साथ ही साथ मेरा आगे का भी ख़राब होगा, ठीक है। बट आपको इसकी चीज़ में अगर अवेयरनेस है 11th-12th में, तो इससे बेहतर बात कुछ हो नहीं सकती है, क्योंकि आपको सब कुछ पता है, बस आपको निकलना है। और सिर्फ क्योंकि आपने प्रिपरेशन थोड़ी बहुत कर भी रखी है, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना है और आप ईजिली क्रैक कर सकते एग्ज़ाम को। अब बात आती है आफ्टर 12th वालों की, मतलब जिन्हें आफ्टर 12th पता चला है, मतलब उनमें एक चीज़ की कमी थी, अवेयरनेस की। उन्हें ये नहीं पता था कि ये चीज़ होती क्या है, कैसे होती है। बट ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तब भी आप इजीली इसे क्रैक कर सकते हैं। आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप भी इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। बट आपको थोड़ा सा अपना एक जो होता है फोकस्ड वर्क करना होगा। अगर आपने फोकस्ड वर्क, तो दोनों के लिए ही है, बट आपको कुछ ज़्यादा फोकस्ड करना होगा, क्योंकि अभी तक आपको ये चीज़ पता नहीं थी कि क्या कैसे क्यों होता है। बट अब आपको पता चल गया है, क्योंकि 12th निकलने के बाद तक आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है उसके हिसाब से जो 12th ग्रेजुएट्स होते हैं वो मोस्टली 18 ईयर के होते हैं। तो 18th आते आते आप ये समझ लीजिए आपका 1 साल तो बर्बाद ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ 3 साल होते हैं, जिसमें से हर साल आपको, हर एक ईयर में आपको इस पेपर के 2 अटैम्प्ट्स मिलते हैं। तो 2 अटैम्प्ट्स जो होते हैं हमारे पास, अगर हम 3 इयर्स के हिसाब से कर लें 6, और मैक्स टू मैक्स अगर चलिए आपने एज कम कर रखी है या फिर आपने जो भी किया है, मैक्स टू मैक्स 8। बट आपको यही पता होगा कोरोना की वजह से पिछले साल के जो अटैम्प्ट्स थे वो कैंसिल हो गए और उनकी एजेस भी काउंट हो गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा
मुद्दा भी है, काफ़ी सारे लोग इससे नाराज़ भी हैं कि उनकी एज एक्सीड कर गई है बट उन्हें चांस नहीं मिला पेपर देने का। तो जो गवर्नमेंट है उसे रिलैक्सेशन टाइम देना चाहिए, तो रिलैक्सेशन टाइम तो मिला नहीं है। तो इसका आप मतलब समझ लीजिए आपको 3 इयर्स या 4 इयर्स मिलेंगे और 8 अटैम्प्ट, अगर कोई कैजुअलिटी या फिर ऐसा हुआ नहीं कुछ, अगर नॉर्मल सब रहा, अगर आगे चल के कोरोना एक्सीड ना हुआ, तो आपके पास 6 to 8 अटैम्प्ट्स हैं, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। बट अब आप ये भी समझ लीजिए, काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में ये होता है कि हम सिर्फ इसमें पढ़ के हो जाएंगे। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि मैंने नेवी, एनडीए और हमारा एयरफोर्स एक्समैन मैंने एक बार नहीं 2 बार इस पेपर को क्लियर किया हुआ है, और मेरा नेवी का एक बार क्लियर हुआ है, और नेवी के इंजीनियर स्पोर्ट्स पे मैं एक बार मेरा जो है एसएसबी हो चुका है, और एनडीए का भी मेरा पेपर क्लियर था बट उसकी मैं एसएसबी अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, आप समझिए, मैं यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको सिर्फ पढ़ाई पर ही नहीं ध्यान देना है, आपके पास यहाँ पे फिज़िकल, मेंटल और आपकी मेडिकल, ये तीनों स्ट्रेंथ आपके पास, और सॉरी मेंटल एंड मेडिकल स्ट्रेंथ ही होनी चाहिए। फिज़िकल स्ट्रेंथ का मतलब आपके पास आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, आपकी एक्सरसाइजेस और रनिंग वगैरह, ये आपके पास होनी चाहिए, रनिंग वगैरह। और आपकी जो फिज़िक है वो बहुत सही होनी चाहिए कि आप कहीं से आप डिफेक्टेड ना हो। आपको पहले चेक कर लेना होगा कि आपकी आई साइट वगैरह सही है, आप इन सर्विसेज के लिए हैं कि नहीं। जैसे कि मेरे साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, मेरी आंखें नहीं सही थी बट मैं फिर भी इनमें रेगुलर अप्लाई कर रहा था। मेंटल हेल्थ का मतलब हो गया, हेल्थ से ही मतलब कर लेते हैं, मेंटल हेल्थ आप कितना ज़्यादा अच्छे से बिल्ड हैं। और दूसरी बात, आपका मतलब जो यहाँ सीधी सीधी बात हम रिटर्न एग्ज़ाम से कर रहे हैं, आप रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं कि नहीं। और लास्ट में आ जाता है मेडिकल में आपका ईसीजी, ब्लड टेस्ट, आपका नॉक नी वगैरह, आपकी जो फुल बॉडी चेकअप, इंटरनल पार्ट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो क्या होता है कि आप एक सोल्जर की प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, एक सोल्जर की पोस्ट पर जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ पढ़ना नहीं आना चाहिए, आप इन तीनों डिपार्टमेंट में अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कि आपको सिर्फ आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, या फिर आप बहुत अच्छे मेडिकल में, आपका बहुत बढ़िया शरीर बना हुआ है और आपका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, तो भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आपको तीनों चीज़ें इक्वली देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई है कि कैसा सिलेक्शन प्रोसेस होता है। और अगर हम बात कर लें तो फिज़िकल, आपको सबसे पहले इसका प्रोसीजर क्या है, आपको रिटन टेस्ट देना होगा, जो कि रिटन टेस्ट हमारा 60 मिनट्स का होता है, जिसमें 70 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अगर आपने इस टेस्ट को क्लियर किया तो आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा, जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर्स की रनिंग करनी होगी विदिन 6.5 यानी 6 मिनट और 30 सेकेंड में आपको ये रेस आपको कंप्लीट करनी होगी, अदरवाइज़ आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा। और इसी फिज़िकल टेस्ट में आपके 10 सिटअप्स, पुशअप्स और स्क्वाट्स, 20 स्क्वाट्स होंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों में तो आपको जो लास्ट के ये फिज़िकल एक्सरसाइजेज हैं, 10 सिटअप्स, पुशअप्स एंड 20 स्क्वाट्स, इनमें आपको सेकंड चांस मिलेगा। अगर आपने कुछ गलत किया या आपका जो करने का तरीका था वो गलत था, तो आपको बिल्कुल चांसेस मिलते हैं। इवन मुझे भी चांस मिले थे, मेरे कई पुशअप्स गलत थे तो मुझे चांसेस दिए गए थे कि आप लेन से बाहर हो जाइए, और आप जितने भी लोग गलत कर रहे थे फिर उनको दोबारा चांस मिलता था कि आप फिर से जाइए, फिर से लगाइए। बट आप अगर दोबारा गलत कर रहे तो फिर आप रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपका फिज़िकल टेस्ट सारा का सारा क्लियर हो गया तो उसी दिन आपका जीडी भी होगा। जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन, और आपके बारे में मैं ये बता दूं कि ग्रुप डिस्कशन इंग्लिश में होता है, पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ। काफ़ी लोगों के मन में ये होता है हिंदी, और काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स और इवन काफ़ी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी बताते हैं कि नहीं आप हिंदी में भी जीडी दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। अगर आपको हिंदी में जीडी देनी है तो वहाँ पर आप तुरंत रिजेक्ट हो सकते हैं, आप ये समझ लीजिए। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस और आपके जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि आप उनसे कांटेक्ट में रहें, आप उनके साथ बंधे रहें, आप उनसे दूर ना जाएं। आपको वो एक तरीके से बहला कर रखते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, बट ऐसा ही होता है। आपको जो जीडी है वो इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी, और आप एक कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। आपको इतनी तो नॉर्मल इंग्लिश आनी चाहिए कि आप किसी से डिस्कशन और डिबेट कर सकें, आपको कुछ पता हो। आप जो पढ़ रहे हैं, जीडी में क्या होता है, आपको एक सारे कैंडिडेट्स को 15 to 20 कैंडिडेट्स होते हैं, एक टेम्पलेट दे दिया जाता है, और उस एक टेम्पलेट के अंदर कोई जो है हमारा सोशल इशू या कोई भी ऐसे इन्वायरमेंटल इशू मेंशन होता है। उस
इश्यू को हमें पढ़ने के बाद हमें एक समराइज़ करना होता है, हमारे पास 5 से 6 मिनट दिए जाते हैं उसे समराइज़ करने के लिए, और फिर हमें अपना एक एक करके इंट्रोडक्शन देना होता है, फिर ग्रुप डिस्कशन शुरू हो जाता है। अब कई लोगों को क्वेश्चन होता है कि जो हमारा ग्रुप डिस्कशन है उसमें हम डिबेट करें या अपनी बात रखें। तो आप अपनी बात भी रख सकते हैं और आप अपना डिबेट भी रख सकते हैं, उसमें आपको सिर्फ पॉइंट्स गेन करने होते हैं। बट आप ऐसा मत करिए कि आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और जिसका कोई भी मतलब नहीं है, मतलब आप बिल्कुल सेंसलेस बात कर रहे हैं और बोलते जा रहे हैं। ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये नहीं है सिर्फ बोलना, आपको बोलना है और उस चीज़ का सेंस भी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका ये सब क्लियर है तो आपको थर्ड प्रोसीजर यानी मेडिकल्स में लेकर जाएंगे, और मेडिकल्स में आपका सारा मेडिकल चेकअप होगा, वही नौकरी वगैरह, और अगर आप फिट हैं तो फिर आपकी जो है ज्वाइनिंग या ट्रेनिंग हम बोल लें वो आपकी अलॉट हो जाएगी। और फिर आप ट्रेनिंग के 6 मंथ बाद आप 6 या 18 मंथ, सॉरी 6 मंथ नहीं 18 मंथ्स के बाद आप सेलेक्ट हो जाएंगे अपनी जॉब के लिए, ठीक है। तो अब बात आती है सबसे बड़ी चीज़, इनमें बुक्स हमें क्या अप्लाई करनी चाहिए। बुक्स सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि क्या करें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये बुक जो हमारे राइट हैंड साइड में बनी हुई है ये सबको पता होगी कि ये बुक क्या है और क्यों है। सबके सारे के सारे जो है डिफेंस एग्ज़ाम के बच्चे सारे के सारे इस बुक को सॉल्व करते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम यहीं पर गलती कर जाते हैं इस बुक को छोड़कर। वैसे तो मैं बताना चाहूँगा जब ये पीपीटी तैयार हुई है तो इसमें मुझे इंग्लिश वाले की इमेज नहीं मिली है, बट ये बुक इंग्लिश में भी होती है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश प्लस हिंदी कंटेंट होने वाला है मेरा, मतलब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ या इंग्लिश मीडियम से हूँ, आप दोनों में से पढ़ सकते हैं। मैं इवन ट्रांसलेशंस दोनों की यूज़ करूँगा कि इंग्लिश से हिंदी करके जो है वर्ड्स के प्रॉपर आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। तो आपको ये दिक्कत नहीं है कि आप हिंदी मीडियम में हैं तो ये वीडियो नहीं देख सकते, या फिर इंग्लिश मीडियम में है तो ये वीडियो नहीं देख सकते। और ये बुक का मुझे इंग्लिश वाला फ़ोटो मिला नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट मैं इसको भी टैग कर देता है। मुझे हिंदी मीडियम का फ़ोटो मिला है तो पीपीटी में यही है। तो जब ये बुक बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये एक बेसिक बुक है और ये एक एडवांस बुक है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो बच्चे 11th-12th से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस बुक को ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि इसमें सिर्फ बेसिक है। और आपको इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं इसकी 1 एक्सरसाइज की बात कर लूँ, इसकी एक एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको मुश्किल से 40 मिनट्स देने हैं और आपकी एक्सरसाइज ईजिली सॉल्व हो जाएगी। अब इसे करना कैसे है, 11th में जैसे आपको कोई भी चैप्टर ख़त्म हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सेट चैप्टर ख़त्म हुआ, सेट चैप्टर आपने ख़त्म किया, उसकी सारी एक्सरसाइजेस कर लिया, आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद ये बुक जाइए और आप 40 मिनट्स में आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्यों आते हैं। सबसे बड़ी बच्चे यहीं पर गलती करते हैं कि इस बुक को बिल्कुल इग्नोर करके एडवांस की तरफ चले जाते हैं। ये एडवांस बुक है और यहाँ पर आपका क्या होगा, आप 4 से 5 क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लेंगे, बट उसके बाद दिक्कत ये आएगी कि आप 4 से 5 क्वेश्चन करने के बाद क्वेश्चंस काफ़ी सारे नहीं बनेंगे आपसे, तो फिर आप बुक को रखना शुरू कर देंगे, आप बुक को छुएंगे भी नहीं, आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने के लिए। तो इसलिए पहले इसमें जाइए, ये बिल्कुल इजी बुक है। आप इस बुक को सॉल्व करने की ज़्यादा से, अगर आप 12th क्लियर कर चुके हैं तो आप बिल्कुल सबसे पहले ये बुक उठाइए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप इस बुक को तुरंत ख़त्म कर दीजिए। मुश्किल से आपको, अगर मैं बोलूँ सारे चैप्टर्स को पढ़ते पढ़ते आप अगर करना चाहते हैं तो मुश्किल से 1 मंथ से 2 मंथ का पीरियड आपको लग सकता है, 1 to 2 मंथ इस बुक को पूरा का पूरा ख़त्म करने में। और एडवांस मैथ के लिए ये सिर्फ एयरफोर्स और नेवी के, मैं ये भी बोलूँगा कि ये नेवी के लिए भी, ये सारे के सारे जितने डिफेंस एग्जाम हैं उनके बेसिक को क्लियर करने के लिए है। और अगर आपने इस बुक को, जिसका नाम है आपको पता ही होगा, डॉक्टर RS अग्रवाल, S चंद्र, अगर आपने ये बुक सॉल्व कर ली तो आप NDA, NA, नेवी एंड एयरमैन या एयरफोर्स मैं कह लूँ, इन सारी जॉब्स के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। बट मैं फिर से बोलना चाहूँगा, पहले आपको ल्यूसेंट लगानी है। आपको चाहे बेसिक्स क्लियर हो चाहे ना क्लियर हो, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ल्यूसेंट है, देन आप जाएंगे एडवांस वाली अपनी RS अग्रवाल की तरफ, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए, अब कई बच्चों के मन में होगा कि मैं तो एयरफोर्स पर बेस्ड वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे काफ़ी सारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स थे उनका NDA का एग्ज़ाम बहुत पास आ गया और कुछ का एयरफोर्स का भी है। तो मैं
से दोनों क्लासेस एक साथ, क्योंकि मुझे सिर्फ मैथ पढ़ानी है, मैं यहाँ पर आपको कोई जीडी या इंग्लिश नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ाने के लिए बैठता था। और इवन जो सारे बच्चे थे वो एयरफोर्स और एनडीए दोनों के ही फॉर्म भर कर रखे हुए थे। तो इसलिए क्या है कि मैं पूरा कोर्स ऐसा पढ़ाता हूँ कि वो एनडीए का भी काम करे और एयरफोर्स का भी। ऐसा नहीं कि एयरफोर्स के लिए मैं अलग पढ़ाऊँ, एनडीए के लिए अलग पढ़ाऊँ। तो आप ये समझ लीजिए कि ये दोनों बुक्स या मेरा जो पूरा लेक्चर है वो एनडी, इसीलिए मैंने थंबनेल में एनडीए, नेवी, एसएसआर सब कुछ मेंशन कर रखा है। आप सारे के लिए मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। और मैं फिर से रिपीट करूँगा, आप अगर 11th और 12th में हैं और आपको 11th 12th की मैथ्स पढ़नी है तो आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं 11th 12th की मैथ्स ही पढ़ाता हूँ। और ये जो हमारी डिफेंस में है वो 11th 12th की ही मैथ यूज़ होती है। ठीक है, तो बुक्स का आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपको लुसेंट लगानी है, फिर आपको आर.एस. अग्रवाल लगानी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं थोड़ी बहुत छोटी मोटी सी क्वेरीज जो है लोगों की, कि हमें क्या कैसे, कई लोगों के मन में ये होता है कि इसमें कितने मार्क्स का क्या कैसे होता है। तो हम बता दें कि फिज़िक्स, मैथ्स और इंग्लिश 3 सेक्शन होते हैं और मार्क्स एक मार्क्स होता है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। इसमें 20 क्वेश्चंस, इसमें 25 क्वेश्चंस, इसमें 25 क्वेश्चंस और लास्ट वाले सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होते हैं। और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 70 मार्क्स होते हैं आपके पास। और हर राइट क्वेश्चन जो होता है वो अपने साथ 1 मार्क्स लेके आता है, और जो हमारा रॉन्ग क्वेश्चन है वो अपने साथ 0.25 की नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको पीछे करता है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है आपके 4 गलत आंसर जो होंगे, 4 रॉन्ग आंसर्स, वो आपका पूरा का पूरा 1 नंबर माइनस कर देंगे। अब कई लोगों के साथ ऐसा होता है, जो मेरा 2018 का पढ़ाया हुआ बैच था उसमें कई सारे ऐसे बच्चे थे जिनके मैथ्स में इवन 25 में से 15 to 16 मार्क्स तक थे, बट वो सेलेक्ट नहीं हुए अनफॉर्चुनेटली। क्यों? क्योंकि उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी, वो मैथ्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे और वो इंग्लिश और फिज़िक्स को बिल्कुल छोड़ रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप मैथ्स में 25 में से अगर आप 25 मार्क्स भी ऑब्टेन कर गए, और अगर आपके बाकी दोनों सब्जेक्ट्स में, सपोज कर ले इंग्लिश में आपके सिर्फ 6 मार्क्स आए हैं और आपके फिजिक्स में 5 मार्क्स आए हैं, तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, जबकि आपका टोटल 41 हो रहा है। ठीक है, तो आपको तीनों सब्जेक्ट्स पे इक्वली ध्यान दे के पढ़ाई करनी है, ये नहीं कि किसी एक को छोड़ दिया। ठीक है, हाँ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप अपने वीक सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, बट इस ध्यान देने का मतलब नहीं है कि उस सब्जेक्ट को इतना ध्यान दें कि बाकियों को छोड़ दें। जैसे कि आपका स्केड्यूल है दिन में 5 घंटे का पढ़ने का, तो उस 5 घंटे में आपने जैसे ऐसे बांट रखा है, फिज़िक्स, मैथ एंड इंग्लिश। तो फिज़िक्स को आप दे रहे हैं 2 घंटे, मैथ्स को आप दे रहे हैं 2 घंटे और इंग्लिश को आप 1 घंटे दे रहे हैं। और सपोज़ करिए आपकी मैथ्स ख़राब है, तो आप ये मत करिए कि आप 5 घंटे पूरा मैथ्स पढ़िए और फिज़िक्स और केमिस्ट्री को हटा ही दीजिए। ऐसा नहीं है, आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है उसके थोड़े आवर्स बढ़ा देने हैं। जैसे कि मैंने 2 से इसको 3 आवर कर दिया, बाकी को 1-1 आवर कर लिया है। इससे क्या हुआ, मेरी जो प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट हैं वो तो कंसिस्टेंट बने रहेंगे मेरे साथ, और जो वीक सब्जेक्ट है वो भी स्ट्रांग होने लगेगा। बट अगर आप ऐसा करेंगे कि सिर्फ स्ट्रांग करने के चक्कर में जाएंगे वीक वाले को, तो जो स्ट्रांग हैं वो भी वीक हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन का ये मेथड है, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, शुरुआत से सिलेबस से लेके पैटर्न सब क्लियर हो गया है। अब हम आ जाते हैं लास्ट में कि जान ले कि अब क्लासेस कैसे शुरू होंगी और क्या होगा इसमें। तो क्लासेस शुरू होंगी कल से ही शुरू हो जाएंगी, आज से ही मैं बस वीडियो अपलोड कर दूंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। एक्चुअली मेरे भी एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं ग्रेजुएशन के, और उसके बाद मुझे मास्टर्स भी करना है। बस 1 मंथ है, उसके बाद रेगुलर अपलोड्स शुरू हो जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप 11th के बच्चे हो या 12th के बच्चे हो तो आपको ज़रूर इस चैनल को लाइक करना चाहिए, क्योंकि मैं 11th 12th को ही बेसिकली देखता हूँ और उन्हें ही पढ़ाता हूँ। तो आप जल्दी से जल्दी इसे लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा चैनल है वो आपको टेलीग्राम पे भी इजीली अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उससे ही बेस्ड एक चैट चैनल भी है टेलीग्राम का, जहाँ पर आप जाकर अपनी कोई भी क्वेरी है या कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, जैसे कि क्वेरी भी हो गई या फिर कोई क्वेश्चन हो गया मैथ्स का आपको नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली वहाँ पर जाइए और ड्रॉप कर दीजिए। वो एक फैमिली ट्री जैसा चैनल बन जाएगा जहाँ पर आप कुछ भी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वहाँ पर अगर जैसे ही एक्टिव होंगे या कोई भी यूज़र अगर एक्टिव है तो एक दूसरे का आंसर कर सकता है। ठीक है, तो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।